क्लास में हम लोग देखे थे कि एक स्ट्रिंग है, उसमें 3 बॉल्स हैं और सब डिस्क्रीट मास है ना। एक यहाँ मास है, एक यहाँ मास है, ऐसे और घूम रहे हैं। तो पार्टिकल था जिसको पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते थे, तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और बताना था कि टेंशन कितना है। लास्ट में आपको जाते जाते क्वेश्चन दिया था कि एक रॉड है और ऐसे घूम रहा है, स्के बाउल ऐसे एक एंड के बाउल। ओमेगा से घूम रहा है, लेंथ एल है, मास एम है, ओमेगा से घूम रहा है। तो बताना है कि एक्स डिस्टेंस पे टेंशन कितना है ना। तो यदि हम लोग सोचे कि यहाँ पे टेंशन निकालने की सोचे तो ये हो सकता है कि कोई एक पार्ट ले ले। भाई इकट्ठा लेने पे तो आएगा नहीं, क्योंकि इंटरनल हो जाएगा वो। तो एक तो हम लोग जानते हैं कि जिस जगह हम लोगों को फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है वहीं से हमें काट के सोचना होता है। तो या तो यहाँ से शुरू करके ये वाला पार्ट का स्टडी कर लें, इतना l-x का, चाहे इतने का कर लें, कोई एक का कर लें। अच्छा, एक का करेंगे तो भी दिक्कत है, एक का करेंगे तो भी प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट मास है नहीं। एक्सेलरेशन क्या लेंगे, सबका एक्सेलरेशन अलग अलग है। आपको पता है कि सबका एक्सेलरेशन अलग अलग है। सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका है, कितना है उसका? ओमेगा स्क्वायर एल, आर ओमेगा नहीं, वेलोसिटी थोड़ी पूछ रहा हूँ। ओमेगा स्क्वायर आर कहो चाहे वी स्क्वायर बाई आर कहो, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कहो चाहे वी स्क्वायर बाई आर का। अच्छा, वी स्क्वायर बाई आर में ही वी की जगह ओमेगा आर रखते हैं तो ये आता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो कोई भी जो रिजिड बॉडी है ना, जैसे मैं ऐसे घूमूं, ऐसे कोई भी चीज़ ऐसे घूमे, डायमेंशनल बॉडी है, ऐसे ऐसे घूमे, तो मेरे बॉडी का हर पार्ट या ये पेन ऐसे डंडा बहुत लंबा सा ऐसे घुमा है। तो जब कोई बॉडी रोटेट करती है ना किसी एक्सिस के बाद, तो उसके हर एक पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम होता है। ओमेगा सेम होता है, थीटा सेम होता है, लेकिन हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम नहीं होता। क्योंकि जैसे ये कहूँगा तो थीटा ये भी बनेगा, सब हर पॉइंट का थीटा बनेगा यहाँ पे, लेकिन जो जितना ही अच्छा एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, वेलोसिटी सेम नहीं होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। देखिए ये ज्यादा दूर चलेगा, देखिए। तो ओमेगा से हमें डील करना चाहिए। जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो ओमेगा से ले किया करो। अब देखो, जब यदि हम लोग यहाँ पे टेंशन निकालना है इतने का सोचेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अब लेंगे किसका ओमेगा? तो पूरा मास कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली। दिक्कत है जब चीजें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, अरेंज होती हैं यूनिफॉर्म, तो उसी तरह का यूनिफॉर्म बिहेवियर होता है, डायनामिक्स में यूनिफॉर्म चेंज होते होंगे। और जब चीज़ें यूनिफॉर्मली चेंज होती हैं, अरेंज होती हैं, और जब कोई चीज़ करना होता है तो इंटीग्रेशन से आता है। जैसे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर पता नहीं चलता कहाँ इंटीग्रेशन लगाए कहाँ नहीं लगाए, तो ये बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म अरेंजमेंट में भी हम लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं, कोई चीज़ उसका प्रभाव देखना है तो, या फिर कोई चीज़ यूनिफॉर्मली या फिर कोई चीज़ कॉन्टिन्यूसली बदले तो भी लगाते हैं। डायनामिक्स भी कॉन्टिन्यूसली बदल रहा है किसी तरीके से, पैटर्न से। यहाँ पे T निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन याद है ना, एक रॉड है, उसको उस L लेंथ का रॉड है, M मास का है, यूनिफॉर्म रॉड है, उसके लेके ओमेगा से घूम रहे हैं। ऐसे घर पे घूम सकते हैं आप, ऐसे डंडा है कहीं? मैं आते समय सोचा था कि डंडा लेके आऊंगा, तो कहाँ है? ये देखो
ये ऐसे यदि ऐसे घूमेगा, घुमाए यदि डंडा लेके ऐसे घूमे तो हर जगह टेंशन होगा। पता है सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होगा? जो है पकड़ा वहां पे होगा, यही होगा। और सबसे कम टेंशन पता है कहाँ होगा? लास्ट में, फ्री है ना वहां पे, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि यहाँ पे टेंशन बताइए, यहाँ पे टी, निकलेगा ही नहीं, मुश्किल है। एक काम करते हैं, अच्छा इधर वाला मैं स्टडी करूं, इधर वाला देख, तो जो पकड़ा हूं वो भी नहीं मालूम है, यहाँ तो निकालना ही बड़ा दिक्कत है। इधर वाला लूं तो फोर्स तो लगा दूंगा लेकिन एक्सप्रेशन लिख नहीं पाऊंगा, जितना पढ़े उतने से। कॉन्टिन्यूस बदले एक काम करते हैं, एक्स पे थोड़ा आगे बढ़ के और एलिमेंट ले लेते हैं ना। अच्छा ये देखने में बड़ा एलिमेंट लग रहा है लेकिन ये बहुत छोटा एलिमेंट है। आपको पता है कि ये दूरी x तो है, जो अगला वाला दूरी है ना वो भी प्रैक्टिकली कितना दूर मानते हैं मालूम है? x ही मानते हैं, है नहीं, थोड़ा सा आगे मानते हैं, dx आगे मानते हैं। तो ये बताओ ये दूरी कितनी है? ये dx है, ऐसे एलिमेंट लिया जाता है। dx टेंडिंग टू कितना होता है? 0। इसलिए इधर वाला और इधर वाला दोनों मिला के कहाँ पे है? एक ही जगह है, इतना करीब होता है। ये थ्योरी है कैलकुलस की, तो मैं इसी का स्टडी करने जा रहा हूँ, बस इतने ही सेक्शन का, ताकि इस पे बात हो सके। तो चलो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ ना। ये देखो तो ये मास है dm, लेंथ है dx और फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा मान लो किसी टेबल पे घूम रहा है तो ये mg और dn सब बैलेंस है, वो लेके नहीं चल रहा हूँ, चाहे ग्रेविटी का इफेक्ट छोड़ दो ऐसे ना, मतलब ग्रेविटी नहीं है, mg लगाने की जरूरत नहीं है। यदि लगाओगे तो मैं क्या कर दूंगा कि रॉड किस पे घूम रहा है? हॉरिजॉन्टल टेबल, स्मूथ टेबल पे ना। तो इसमें स्मूथ टेबल पे घूम रहा होगा तो नीचे mg होगा, ऊपर n होगा, तो बैलेंस ही है, घूमने वाली बात है, उसी से टेंशन डेवलप होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो mg छोड़ देता हूँ, लोगे तो फिर कह दूंगा बैलेंस है, तो उसको छोड़ के बात कर रहा हूँ। ये देखो टेंशन है अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन है कम हो के यहाँ पे से है, ये कम हो के है। लेकिन हम लोग कहीं कोई भी चीज कैसे मानते पता है? दूर जा के कितना दूर जा चुके हैं? x। तो कितना दूर और आगे बढ़ो? dx। तो कितना दूर हो जाएगा? x प्लस dx। किसी चीज की वेलोसिटी v बढ़ के कितनी हो चुकी है? v। तो कितना और बढ़ा लो? dv। तो कितना हो जाएगा? v प्लस dv। टाइम बढ़ के कितना टाइम हो चुका है? जनरल बोलते हैं इसे। तो जनरल टाइम कितना हो चुका है? कितना और बढ़ा लो तो कितना हो जाएगा? कहीं पे मान लीजिए गेहूं गिर रहा है ना, तो गेहूं गिर के डीएम अच्छा डीएम गिरता है, तुम्हें दिखता नहीं होगा। तो डीएम गिर के कितना गिर चुका है? m। कितना और गिरा लो तो कितना हो जाएगा? m प्लस डीएम। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज ऐसी होती है, एक तो होता है कि हो के जनरल इतना हो चुका है, उसी में थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, तो थोड़ा सा और बढ़ने वाला एक अलग अमाउंट है जिसे डिफरेंशियल बोलते हैं, और हो जाने वाला दूसरा अलग अलग है। सब इतना हो चुका है, इतना और बढ़ गया, फाइनली इतना हो गया ऐसे। तो बताओ टेंशन यहाँ पे दूर जा के यहाँ पे एक्स पे टेंशन कितना है? t। कितना और आगे गए? dx। कितना वैल्यू हो गया? x प्लस dx। और टेंशन जानते हैं कितना हो गया? t प्लस dt। हमेशा चीजों को बढ़ाना ही है, वो अपने साइन के साथ आ जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब v हो के v प्लस dv, t प्लस dt, i प्लस di, q प्लस dq, c प्लस dc, एनीथिंग, a प्लस da, काइनेटिक एनर्जी k प्लस dk, कुछ भी प्लस साइन के साथ। ये बताओ इसके अबाउट घूम रहा था, ये सबका ओमेगा है यार, सब ओमेगा से घूम रहे हैं। सब ओमेगा से घूम रहे हैं। जल्दी से बताओ t ज्यादा कि t प्लस dt ज्यादा कि दोनों बराबर?
है? टी ज्यादा, टी प्लस डी टी ज्यादा। कितने लोग सोच रहे हो कि टी ज्यादा? कितने लोग सोच रहे हो कि टी प्लस डी टी ज्यादा? इसका मतलब लग रहा है ठीक से तुम लोग वीडियो नहीं देखे। हमेशा नेट फोर्स सेंटर की तरफ होता है और उधर वाला ज्यादा होता है हमेशा। तो टी ज्यादा है। जो लोग t प्लस डी टी बोल रहे थे वो जानते हो ये मान के चल रहे थे कि डी टी प्लस है। 10 ज्यादा होता है कि 10 प्लस x? अरे x बताएंगे तब ना बताओगे। मैं कहा t ज्यादा कि t प्लस डी टी, तो तुम मान लिए कुछ प्लस हुआ है उसमें। अरे उसका अपना साइन भी तो हो सकता है। और रियली में सच ये है कि डी टी माइनस है। डी टी क्या है? कैसे मालूम चला माइनस है यार? ये जो डंडा पकड़ा था मैं, ये लेके घूम रहा था ऐसे, तो सबसे ज्यादा फोर्स तो यहाँ लगा हुआ था। कम हो के 0। तो जैसे जैसे दूर जा रहे थे कम हो रहा था। और जब चीजें डिक्रीज करती हैं ना तो डेल्टा या डी निगेटिव होता है, डेल्टा भी निगेटिव होता है। अच्छा डी भी डेल्टा ही है, बहुत छोटा होता है बस। तो टी जब हम दूर जा रहे हैं तो टी बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो डी टी कैसा होना चाहिए? अच्छा ऐसे सोचोगे ना तो अच्छा लगेगा। कोई चीज मान लो 10 है और घट के 8 हो गई आगे, तो चेंज लेके देख लो, माइनस होगा। अरे चेंज तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अरे आगे वाला माइनस पहले वाला ना। अब उन लोगों को समझ में आया डेल्टा माइनस क्यों होता है? कोई चीज डिक्रीज करता है तो डेल्टा माइनस क्यों होता है बताओ? क्योंकि बाद वाला कम होता है। करना आपको बाद वाला माइनस पहले वाला है तो कम माइनस तो आएगा ही। अच्छा कोई चीज इंक्रीज करती है तो डेल्टा या डी प्लस। कोई चीज कांस्टेंट होता है तो डेल्टा या डी। इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी 0 होता है। डी वाला बाई डी करते हो उसमें क्या चेंज लोगे? ये तो कौन सा ज्यादा है? टी ज्यादा है। मन में तो झटके में लगता है टी प्लस डी टी ज्यादा है, लेकिन हम लोग वो मान के चलते हैं डी टी जुड़ा है प्लस है। इसलिए मैं वही थ्योरी लगाने जा रहा हूँ, फोर्स टूवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टूवर्ड्स सेंटर। जल्दी बताओ, फोर्स टूवर्ड्स सेंटर बताओ। टी माइनस टी प्लस डी टी, सही है ये? बराबर मास इंटू वी स्क्वायर बाई आर लिख लो, चाहे ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख लो। तो ओमेगा वाला ज्यादा बढ़िया है, सबका ओमेगा सेम है ना। तो ये तो अभी डीएम मास है, ओमेगा स्क्वायर और दूरी कितनी है बताओ? अच्छा ये दूरी x है तो ये इधर वाली दूरी कितनी है? ये भी x ही है, x प्लस डी एक्स है। लेकिन ठीक है x है, वो तो एक्सप्रेशन के लिए है। मतलब ये मत करना कि सर ये वाला दूरी क्यों नहीं ले रहे हैं। तो पार्टिकल में दूरी ये भी है, बीच में बहुत सारी कई दूरियां हैं। तो यही तो थ्योरी है कैलकुलस की कि इतना छोटा है कि सबको दूरी कितना, सबका रेडियस कितना माना जाएगा? अप्रोक्सीमेटली सबका x है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें x प्लस डी एक्स, ये मत करना सर कम से कम बीचों बीच लीजिए, x प्लस डी एक्स बाई 2 कर लीजिए कम से कम। तो फिर मैं लिमिट लेकर कर दूंगा, हटाओ उसको। एक तो ऐसे करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो ऐसे dx बहुत छोटा होता है उसी में 2 डिवाइड भी कर दिए हो हैं। एक तो dx वैसे ही बहुत छोटा होता है और उसी में क्या कर दिया, तो और निगलेक्ट करना चाहिए उसको। सो ओमेगा स्क्वायर आर सही है। उधर कितना बचा बताओ? माइनस डी टी। डीएम जानते हो क्या है? इसका मास है, तो इसका मास एम नहीं होगा ना, कम होगा ना। कैसे निकालते हैं पता है? मास पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय इंटरेस्टेड लेंथ इनटू मास पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू कंसीडर्ड लेंथ ना। ऐसे भी कर सकते हैं कि एल लेंथ का एम मास तो एक का कितना, तो डी एक्स लेंथ का कितना, सही है। ये अभी क्या लिखा हो पता है? डी इंटू, सही है। अगला स्टेप देखो यहां से, माइनस डी टी बराबर एम
ओमेगा स्क्वायर बाई एल एक्स डी एक्स। अच्छा ये जो कांस्टेंट है उसी को बाहर लिया हूं मैं, आप अंदर भी रख सकते कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानबूझ के बाहर लिया ताकि ये आपको सिंपल लगने लगे। लेकिन केवल बाहर किसको ले सकते हैं आप? केवल कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चे जो प्रैक्टिस किए रहते हैं इंटीग्रेशन का, बहुत कम ध्यान देते हैं, तो ऐसे करते हैं 0 0 पे और यहाँ पे जनरल लिख के कर देते हैं, गलत हो जाता है। एक तो ये प्रॉब्लम है। इसके यहाँ पे कई चीज़ें तुम्हें सिखाता हूँ, ध्यान सुनना। एक तो ये है कि ऐसे लेते हैं, कहते हैं x 0 तो ये 0 और ये x तो यहाँ पे t, तो गलत हो गया क्योंकि जिस समय x 0 कर रहे हो ना इधर, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा टेंशन था और वहाँ पे 0 रख दिए तुम। दूसरा गलती क्या करते हैं बच्चे, लिमिट ही नहीं रखते हैं, इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। तीसरा क्या करते हैं, कहते हैं कि इंटीग्रेट करके प्लस सी लिख लेते हैं तो सी निकाल नहीं पाते हैं, फिर कांस्टेंट सी ऐड करते हैं तो सी निकाल नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत है। तीसरा जो किताबों में आपको यही वाला मिलेगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको अपना वाला बताऊंगा जो कहीं के लिए वैलिड होगा। ध्यान सुनना, किताबों में क्या किए हैं, कहीं किताबों में सी जोड़ के सी निकाले हैं, वैसे ऐसे किए हैं, कहे कि ये है x बराबर 0 तो यहाँ पे रखे हैं t0 t max और यहाँ पे x रखे हैं, यहाँ पे t रखे हैं, तो बाद में दिक्कत जाएगी। t0 जो t max वो कहाँ से आएगा, तो फिर उसको कंडीशन रखे फिर से निकाले हैं। तो दो तरीका दोनों बढ़िया है, जो किताबों में देते हैं वो भी ठीक है। कहते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और फिर प्लस सी लिख लेते हैं और सी कैलकुलेट करके रख लेंगे तो हो जाएगा, ठीक भी है। सी अपना कैलकुलेट करके रख लीजिए, आ जाता है, सही है और सही आता है। लेकिन सब बड़ा लंबा लगता है हमको, और ये खैर पढ़ाते हुए मैं जान पाया, मैं पहले मैं खुद नहीं जानता था। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनो, मैथ्स भी पूरा इन्वॉल्व है, फिजिक्स तो साइंस तो है ही। एक्चुअल में ये लिमिट होता है ना, जो ये जनरल जिसका ग्राफ होता है, मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, जनरल रिलेशन निकालते हैं, स्पेशल के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं उस रिलेशन से। कहते हैं हमेशा ये जो जनरल वाला है ना वही x होता है ये, और ये जनरल वाला t कहीं भी ऐसे ही होता है। वेरिएबल क्या होता है मालूम, d के अंदर जो होता है वो यहाँ होता है और यहाँ पे d के अंदर जो होता है यहाँ होता है। इसे कहीं भी जनरल ही होता है, d i है तो i जनरल है ना, v है तो v जनरल, कहीं भी कुछ भी जनरल। समझ में आ रहा है? इसे जनरल रिलेशन कहते हैं इसको, ये वाला। कहीं भी जो यहाँ पे वेरिएबल में वही x है, यहाँ पे t है, तो ये ना प्रॉब्लम कहाँ पे आती है पता है? जिस चीज को सोचते हैं लोग ना, इसे लोअर लिमिट का मतलब है नीचे लिखा हुआ लिमिट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनिशियल लिमिट है। लोग लोअर लिमिट को गलती से टीचर भी यही समझ रहे हैं, बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। सोचते हैं कि जो शुरू वाला है ना वही वाला होता है ये। तो आज क्या जानो, मैथ्स में भी जानो, पूरे मैथ्स में, पूरी साइंस की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब। सच में ये है कि वो एक कंडीशन है जहां पे तुम जानते हो वाला रखो। 12th में आपको खूब मिलेगा कि 12th वाले सिलेबस में कि पोटेंशियल x बराबर 2 पर 10 वोल्ट हम दे रहे हैं क्वेश्चन में, तो वही रखो ना। शुरू में क्यों खोज रहे हो भाई तुम? तो लोअर लिमिट का मतलब क्या है? नीचे लिखने वाला, बस। इसका मतलब ये नहीं कि शुरू वाला ही तुम्हें चाहिए, जहां तुम्हें मालूम है वही रखो। अभी पता नहीं क्यों किताब वाले अभी तक नहीं समझ पाए, ऑथर नहीं समझ पाए, टीचर्स नहीं बताते हैं क्यों नहीं, लेकिन मैं समझ पाया, आपको बता रहा हूँ। आप रख सकते हैं, कहीं भी रखिएगा। तो चलो मैं बता रहा हूँ। हमें पता है कि यहाँ पे 0 है। अच्छा ये देखिए कि जो सी रख के सब निकालते हैं किताब वाले, चाहे टीचर्स, चाहे यहाँ पे t0 रख के, फिर लिमिट यही वाला रखते हैं, वहां पर कंडीशन यही रख के निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं रखते हैं सर। वो पता नहीं क्यों नहीं रखते हैं। चलिए मैं रखता हूँ, आप लोग ऐसे सी वाला भी निकालिएगा, वही आएगा। तो रखता हूँ, हमें मालूम है यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा है, लेकिन घूम रहे थे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, वहां पे 0 है, तो वही रख देता हूँ। तो x की वैल्यू जब l होगी ना तो t 0 होगा ना। तो ये देखो
L 0। तो अब हमें फर्दर कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, करो हो गया, इतना ही करना था, लिख लो। तो आज क्या आपको पता चला कि जहां पे आपको पता है वो वाला रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे आपको मालूम है वो रखिए आप। और जल्दी से इंटीग्रेट करके बताइए कितना आया। कर ली इंटीग्रेशन? ये वाला लिख लिया आप लोग? इंटीग्रेट भी करो और लिमिट भी रखो, इंटीग्रेट करो और लिमिट रखो। ये लोग बना लिए होंगे आप लोग, वैल्यू आप लोगों का ये आया होगा, t की वैल्यू आई होगी m ओमेगा स्क्वायर l बाई l इंटू l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आया होगा बाई 2l, यही है। आ गया? अभी बताओ कि जो मैं इसमें कई पार्ट पूछा हूँ और बहुत कुछ पूछा भी जा सकता है, ये बताइए कि यदि मैं कहूँगा कि जहाँ पे हिंज है जिसके अबाउट ये रॉड घूम रहा है, यहाँ पे ये जो चाहे पकड़ के ही मान लो जीरो डिस्टेंस यहाँ से, यदि ओमेगा से लंबा सा रॉड है, इसको पकड़े घूम रहे हैं ऐसे, आपको बताना है कि मैं कितना फोर्स लगाया हूं। बताइए, मैं ऐसे एक लाठी पकड़ के ऐसे घूम रहा हूं, तो बताइए मैं कितना फोर्स लगाए पड़ा हूं, घूम रहा हूं ओमेगा से। तुम्हें यहाँ टेंशन चाहिए ना? अच्छा, इंटरेक्शन को ही टेंशन कह रहे हैं ना, ये जो फोर्स लगा वही टेंशन होता है यार। जहाँ फोर्स लगाते हैं रॉड या रस्सी में, उतना ही टेंशन हो जाता है, तो यहीं पे चाहिए ना। तो यहाँ पे टी नॉट निकालें, ओ पे टी ओ फॉर टी नॉट पुट व्हाट x बराबर 0। बताओ टी ओ कितना? m ओमेगा स्क्वायर, यही आंसर है। इतना फोर्स लगा रहे हैं हम, इतना। तुम लोग ये बता सकते हो कि मिड पॉइंट पे कितना टेंशन होगा? निकालो जल्दी से, तो मिड पॉइंट पे टेंशन निकालो। मिड पॉइंट पे टेंशन निकालो जल्दी से।
3/8 आएगा। यदि कोई कहता है आपसे कि रॉड के बीच में टेंशन बताइए, तो बीच में अच्छा ये जो आया है इसका मतलब समझ में आता है आप लोगों को क्या है? ये T और X के बीच में रिलेशन है ना, मतलब X रखोगे तो टेंशन आ जाएगा वैसे X डिस्टेंस पर, अच्छा है T कुछ रखोगे तो X वैल्यू आ जाएगी, यही ना रिलेशन होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि शुरू में टेंशन बताओ यहीं पर, तो X ऐसे माना गया है तो 0 रख दोगे तो यहीं पर टेंशन आ जाएगा। अच्छा यहाँ चेक करें कि 0 आता है कि नहीं, हालांकि रखे थे। X की वैल्यू L रखोगे तो 0 आना चाहिए ना, तो आ रहा है। यदि कोई कहेगा बीच में बीचों बीच टेंशन बताओ तो क्या करोगे? X बराबर L/2 रखोगे ना, तो रख लो T मिड ना, T मिड तो X बराबर क्या रखना होगा? L/2 ना, तो यहाँ पे X बराबर L/2 रखो ना, यहाँ पे L/2 रखो, तुम्हें 3m ओमेगा स्क्वायर L/8 मिलेगा, ये मिलेगा। अच्छा यदि आपसे मैं ये कह देता, यदि मैं कह देता कि एक काम करो, तुम लोग रेशियो बताओ टेंशन का हिंज से L/4 दूरी और फ्री से L/4 दूरी पर, बता दोगे? क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है? फ्री हिंज एंड से L/4 दूरी पर और फ्री एंड से L/4 दूरी पर टेंशन का रेशियो बताओ, क्या करोगे? हिंज एंड से L/4 दूरी के लिए तो X बराबर L/4 रख लेना, लेकिन फ्री एंड से L/4 के लिए L/4 मत रख देना, इधर से दूरी ना 3L/4 रखना होगा। जल्दी से रख के निकालो और बताओ। 15:7 आंसर आएगा। अच्छा यदि इसका ग्राफ खींचना होगा ना तो ऐसे करूंगा, देखो इसका ग्राफ खींचना होगा तो ऐसे खींचना होगा। पहले तो वैल्यू देखो x है, दूरी है जो किससे ज्यादा नहीं हो सकता, L से ना। शुरू में सबसे ज्यादा टेंशन है, कितना है? m ओमेगा स्क्वायर L/2 है, अब कम होके 0 हो गया होगा ऐसे, नहीं? अच्छा ये पैराबोला क्यों बनाया हूं? t का पावर 1 है, x का पावर 2 है, तो पैराबोला बनाया हूं। वो भी किसके अबाउट पैराबोला होगा? t के अबाउट कि x के अबाउट? t के अबाउट, जिसका पावर कम होता है। तो या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। यदि x का पावर कम होता तो ऐसे हो जाता ना, तो किसके अबाउट होता है? जिसका पावर कम होता है, 1-2 होता है तो पैराबोला होता है। अब तो t के अबाउट, तो t के अबाउट या तो ऐसे, अच्छा ये t है यार, तो या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। अब इन दोनों में कौन सा वाला होगा? क्यों नीचे वाला होगा? इसलिए क्योंकि बनाया हो ना, माइनस है इसलिए नीचे ना। तो अब हम लोग को पता चल गया कि शेप ये वाला है ना। जब ये पता चल गया तो हम लोगों को अभी दिक्कत है, पता कहाँ बनाएं, कहाँ से शुरू करें, है ना सर? शेप तो है, कितना पार्ट बनाएं, है ना? पूरा बनाएं कि आधा बनाएं कि और कम बनाएं कि इधर वाला बनाएं कि यहाँ तक बनाएं कि यहाँ तक बनाएं, समझ नहीं आ रहा है। कहाँ तक बनाएं, कितना सेक्शन बनाएं, कहाँ बनाएं, कहाँ से शुरू करें, सब दिक्कत है। इसको दूर कैसे किया जाता मालूम है? पॉइंट निकाल कर एक 0 रखोगे तो t मिलेगा, वो दिखा लो। तो एक 0 रखो तो, अच्छा एक 0 रखोगे तो t पे पॉइंट लगाओगे ना, ठीक है? अच्छा t 0 रखोगे तो x पे पॉइंट लगाओगे ना, ये 2 पॉइंट मिल गया और शेप तो मालूम ही था। अरे ऐसे नहीं बनाओगे तो हो गया। तो ये है एनीवे। सो इसको मैं
मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन से बचा लेता हूँ, थोड़ा आगे वाला अगले वाले चैप्टर का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हमको लगता है कि इतना तुम लोगों को आइडिया होगा। ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ मास का यूज करके आपको इंटीग्रेशन से बचा लेता हूँ। यदि हमको कोई कहेगा ना कि बीच में बताइए, इसको मिटा देता हूँ और फिर से इसको करता हूँ ना। देखो तो ये तो जो कई चीजें सीखने को मिली वो तो है ही, इसके अलावा सुनो ध्यान से। यदि ये रॉड है और यदि ये घूम रहा था, तुम लोग कहीं और भी ऐसे सोचना, कोई कहेगा कि यहीं पे टेंशन बताइए ना, तो हम लोग तो जब एक्सप्रेशन आ गया था तब निकला था। मैं इसको कैसे सोच रहा हूं, देखो इस पूरे रॉड को, एल लेंथ के रॉड को, मास m को कह दिया कि इस पे हमारे द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, नहीं तो भाग जाता, बाहर चला जाता, हम फोर्स लगाए पड़े हैं इसको, और कह दिए हैं कि ऐसे लग रहा है, T0 लग रहा है, अब पूरे बॉडी को ले रहे हैं। अब पॉइंट पार्टिकल तो है नहीं, तो जानते हैं जब पार्टिकल नहीं होता है ना, ये F बराबर ma, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल वाला कहीं भी वैलिड है, केवल पॉइंट और पार्टिकल के लिए नहीं है। डायमेंशनल बॉडी है तो भी वैलिड है। रोटेशनल में देखेंगे हम लोग, रोटेशनल इसीलिए टफ है क्योंकि रोटेशनल का पूरा थ्योरी तो है ही, साथ में F बराबर ma भी लगने लगता है। जानते हो F बराबर ma में सारे पॉइंट का एक्सप्रेशन अलग अलग होने के बावजूद भी किसके लिए F बराबर ma लगता है मालूम है? सेंटर ऑफ मास के लिए। याद रखना इसको। फिर सुनो मैं क्या बोलता हूँ, जब मैं इसको रॉड को पकड़ के घूम रहा हूँ, चाहे कोई बोरा, चाहे उस अजीब सा शेप वाले चेयर को पकड़ के ऐसे घूमूं ऐसे, तो उस चेयर ऑफ डायमेंशनल सब हर चेयर में कितने पॉइंट्स हैं, इस रॉड में कितने पॉइंट्स हैं, तो F बराबर ma पूरे रॉड के लिए लगाना चाहता हूं मैं, तो एक्सेलेरेशन किसका रखूंगा? सबका एक्सेलेरेशन अलग अलग है, इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट एक्सेलेरेशन है। अब किसका एक्सेलेरेशन लिया जाए? बराबर F नेट तो हो जाएगा, लेकिन A बराबर ma किसका लेंगे? तो अगले चैप्टर से शुरू करेंगे, हालांकि अब मैं इसमें यूज करने जा रहा हूँ, इतना आप बस समझ लीजिए। एक पॉइंट जिसका नाम है हाइपोथेटिकल, वेयर होल मास इज कंसीडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, अगले ही चैप्टर में आने वाला है। तो इसको हम लोग, इसका यूनिफॉर्म है तो सेंटर मास यहीं पे है, तो बताओ ये कितने रेडियस में घूम रहा होगा? L/2, तो मैं लगाने जा रहा हूँ। बताओ इस पे फोर्स सेंटर की तरफ कितना लगा था? T0। हाँ भाई देखो, m पूरा मास ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस ना, और यहाँ पे कौन सा रेडियस होता है? cm का। ऐसे देखो तो हो गया, देखो आंसर आ गया। सही है, लेकिन आप लोग क्या कहेंगे, सर ये तो लगा दिया, आ गया, ये पहले बताइए बीच वाला टेंशन यहाँ पे वाला कैसे आएगा ना? कोई कहेगा यहाँ वाला कैसे आएगा, वो L/4 वाला कैसे आएगा, इधर से L/4 वाला कैसे आएगा, x दूरी वाला कैसे आएगा, जो x वाला निकाले थे। तो सब निकालने जा रहा हूं, बस ध्यान से देखना ना, बिना इंटीग्रेशन के। जब कोई कहेगा ना कि यहाँ बताइए टेंशन ना, तो वही फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे देखो, ये पूरा इतना ले लेता हूं। अच्छा, ऐसे लेने से क्या फायदा होगा? ये बाहरी हो जाएगा, तो यहाँ पर टेंशन दिखाओगे, तो बताओ ये पूरा जो आधा पोर्शन उधर वाला है, आउटर वाला आधा ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला आधा ना, तो इसको कौन घुमा रहा है? यही टी मिड ना। देखो सीधा आंसर आएगा, देखना ना, T बराबर, देखो मतलब वो एक्सप्रेशन की जरूरत ही नहीं है। ये देखो मैं इतना स्टडी करने जा रहा हूँ, इतना। व्हाट इज फोर्स टुवर्ड सेंटर? T। मास बताओ इसका कितना है? m/2 और इंटू ओमेगा स्क्वायर RCM ना। देखो क्या लिख रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर RCM ना, तो m/2 ओमेगा तो सेम है, वो तो है ही,
ये बताओ, ये इसका सेंटर मास तो इसके बीच में होगा ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक L/2 है और यहाँ से यहाँ तक ये L/2 का आधा ना, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितनी हो गई? ये तो इसमें घूम रहा होगा ना यार, तो बताओ यहाँ पे कितना लिखूं? 3L/4। देखो आंसर आ गया बिना इंटीग्रेशन के। आंसर L/4 के लिए भी कर सकते हो, L/4 के लिए भी करोगे वही आएगा। एक काम करते हैं, L/4 के लिए भी सही आएगा। ये जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ तुम्हें कहीं मिलेगा भी नहीं, बताते ही नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा बारीकी से इन सबको पाइप में गैस को समझ पाया, प्रेशर वेरिएशन, रॉड में टेंशन को, कंप्रेशन को। यहाँ पे इस रॉड में यदि कोई मास यहाँ पे ऐड करते हैं तो देखता हो कितने लोग कर पाते हैं। तुम सही में x पे तुम निकालो, देखो तो कर पाते हो, देखो तो सही में तुम x दूरी वाला बिना इंटीग्रेशन के निकालो, निकालो तो जरा ऐसी सोच के जैसे बता रहा हूं। जैसे मैं बोला हूं वैसे तुम जनरल x वाला निकालो। ये सब तो स्पेशल निकाले थे ना, ये तो हिंज एंड पे निकाले थे वो आ गया, मिड पे निकाले थे वो आ गया। तो आप कह सकते हैं कि सर ये तो स्पेशल वाला आ रहा है, जनरल वाला कैसे आएगा? उसके लिए तो इंटीग्रेट करने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जरा आप करिए, फिर मैं करता हूं, है ना? आप लोग करिए एक बार। x वाला तुम करो, देखो तो आता है। x दूरी पे टेंशन T निकालना है बिना इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन से तो करके निकाल ही चुके हैं हम लोग। आ गया, सेम आ रहा है, आ गया यार। देख एक दो बच्चों का, बाकी सब क्या कर रहे हैं? चलो मैं करने जा रहा हूँ, टाइम ओवर। कहा जा रहा है कि यहाँ T बताइए ना, कहा जा रहा है कि यहाँ T बताइए, x दूरी पे कहा जा रहा है T बताइए। आपको पता है कि इकट्ठा लेंगे तब तो नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनल हो जाएगा अंदर वाला, वो तो नहीं, तब तो T ही नहीं आएगा, एक्सप्रेशन में कहाँ से आएगा? अच्छा, यदि हम इतना पार्ट ले लेंगे तो इस पे फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ भी कुछ लगाना होगा, यहाँ भी लगाना होगा, तो यहाँ निकालना है तो ये भी निकालना पड़ेगा, जो नहीं जानते हैं। यदि अच्छा जान गए होगे तब तो ठीक है, आ जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन यदि तुम यहाँ वाला नहीं निकाले हो, हालांकि निकाले थे हम लोग बिना इंटीग्रेशन के ही, यदि ये वाला नहीं निकाले हो और यहाँ पे निकालना पड़े तो आपको वो वाला निकालना पड़ेगा। तो ज्यादा अच्छा क्या है, बल्कि ये वाला ले लेते हैं। तब क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ये वाला करने में सीधा आंसर आ जाएगा, नहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो इसको कंसीडर करो, तो इतने पार्ट को ना यहाँ पे यदि सेक्शन को, अच्छा क्यों ऐसे कर रहे समझ में आ रहा है ना? अरे यहाँ से अलग मानोगे तभी तो टेंशन सोचोगे, इकट्ठा मान लोगे तो टेंशन कैसे सोचोगे? देखो सीधा आंसर आने वाला है, देखिए देखिए T बराबर T यहाँ पे देखो T बराबर सीधा इस बॉडी के लिए T बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन पॉइंट मास तो है नहीं, तो सेंटर मास लेना होगा। बोलो सेंटर मास लेना होगा ना। ये देखो बीचों बीच बताओ ये कितने रेडियस में घूम रहा है, ये मालूम चल रहा है आप लोगों को? सेंटर ऑफ मास यही ना? अच्छा ये बताओ कि ये मास कितना है, m थोड़ी है ये, अरे टोटल मास m ना है, तो इतना ही ना लिए हो, तो बताओ कितना मास है?
मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्टेड लेंथ ना। क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये अभी क्या है? मास है। ये वो मास है जो तुम लिए हो। एक तो ये पॉइंट है। इंटू ओमेगा स्क्वायर, मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आरसीएम ना, एक्सेलरेशन ना। ये मास इंटू एक्सेलरेशन लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखने जा रहा हूँ? एक्सेलरेशन क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा तो सेम है, सेंटर मास का भी सेम है, इंटू आरसीएम ना। ये बताओ कि यहाँ से x है, ये बचा हुआ l माइनस एक्स है, ये आधा कितना है? l माइनस एक्स बाई 2 है। तो रेडियस तो ये मानोगे ना, तो बताओ रेडियस कितना है? l x प्लस l माइनस एक्स बाई 2। ये समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व कर देखो कितना आता है। सही है? देखो वही आ गया। तो बिना इंटीग्रेशन क्या रहा है? और इससे आप लोगों को जानना होगा कि आप F बराबर ma हर बॉडी के लिए लगा सकते हैं। उस बॉडी के लिए भी किसी दुनिया के किसी भी बॉडी पर F नेट निकाला जा सकता है कि नहीं बताओ? चाहे वो पॉइंट हो चाहे डायमेंशनल बॉडी हो, निकाला जा सकता है कि नहीं? लेकिन पॉइंट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी तक ब्लॉक को, साइकिल को, मैन को, बस को, कार को क्या मानते रहे? पॉइंट मास। लेकिन रियल में पॉइंट मास तो होते नहीं है सब। रॉड तुम्हारे सामने है तो नहीं मान पाए हम लोग। तो तुम नेट फोर्स तुम कहीं भी निकाल सकते हो कि नहीं किसी भी बॉडी पर दुनिया पे? और एक बराबर में होल्ड करेगा कि नहीं? एक्सेशन हर पॉइंट का अलग अलग होगा कि नहीं? तो किसका रखोगे तब? एफ नेट तो आ गया, बराबर टोटल मास भी आ गया, ए किसका रखोगे? सेंट्रल मास का। तभी वैलिड है। ये आज ही सीख लो, हालांकि इस चैप्टर का नहीं है, न वर्क एनर्जी पावर का है। ये सेंट्रल मास कोलिजन में भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, ये रोटेशनल में बहुत ज्यादा यूज होता है, देखेंगे बाद में। तो क्या ये आप लोगों को समझ में आया? अब ये वाला चीज एक इमेजिन करो, पाइप है, पाइप और उधर से बंद है, इधर से खुला पानी भर के और पाइप को लेके ऐसे घूम रहे हैं। अब पाइप में अंदर में प्रेशर बताना है कि कैसे वेरी किया है। प्रेशर जानते हैं, प्रेशर सब जगह कहाँ होगा? अंत में। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा क्योंकि पाइप के अंदर पानी के कारण हो रहा है ना, अब तो वो पानी बाहर निकलना चाहता है, उधर बंद है। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? टेंशन यहाँ पे उल्टा हो गया, प्रेशर की बात हो रही ना अब तो पाइप में पानी भर लेंगे और ऐसे घूमेंगे। एल लेंथ का पाइप है, आउटसाइड बंद है, ऐसे घूमिएगा और कहा जाएगा कि प्रेशर कितना है। तो जहाँ पे ओपन है, यहाँ पर मेरे हाथ वाले के पास में, वहाँ पे PATM है एयर के साथ में, और PTM प्लस 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 सबसे ज्यादा वहाँ है। जानते हो, मैं वो ऐसे ही सोच के लिख दूंगा और आंसर आ जाएगा बिना इंटीग्रेशन के। किताबों में इंटीग्रेट करके निकाले हैं सर। कैसे करूंगा? सेंट्रल मास लगा के। गैस के लिए कर सकते हैं आप, गैस में भी कहीं पे भी आप कर सकते हैं। अच्छा ये बोलता कि यदि मैं कह दूं कि नहीं, एक काम करते हैं, इसका तो स्मॉल एम है, ये लोग कैपिटल है, आप क्या करोगे ये बताओ? यहाँ पे एक तो बांध दिए हैं कैपिटल एम, पार्टिकल ब्लॉक, आप क्या करोगे? तो दिक्कत हो जाएगा ना, आप कैसे करोगे? इंटीग्रेशन बंद कर दिया गया यार। इसको फिर से इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो। हम लोग सेंट्रल मास कोलिजन मोमेंटम वाला चैप्टर में देखेंगे कि जब नेट फोर्स होता है ना, और कई चीजें इकट्ठा है, ये है, बीच में कुछ और है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो एक और स्टेटमेंट सुनो ध्यान से, तुम नेट फोर्स फिर से लिखना इसी पर। जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे कितना पकड़ के घूमूं, उधर एक तो ईंट बंधा हुआ है, एक तो रॉड का ही मास स्मॉल एम है, एक तो कैपिटल एम ईंट बांध दी है, वहां पर लेके घूमना है हमको, ऐसे बताना है कितना फोर्स लगाया पड़ा हूं मैं, है ना। तो फिर से वही, इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स मेरा ही लग रहा होगा। तो नेट फोर्स बराबर, तुम टोटल मास मत लेना, तुम अलग अलग भी लिख सकते हो। रॉड का अलग लिख लो, ईंट का अलग लिख लो, और भी कुछ है तो उसका भी, बोरे का बोरा होगा उसका भी लिख लो, अलग अलग लिख लो। तो लिखे, सीधा आंसर लिखे, तैयार है आप? बिना एक्सप्रेशन के निकाले इंटीग्रेशन से लिखता हूं। ये देखिए मैं कितना यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं ना,
टी नॉट, सीधा आंसर आने जा रहा है। देखिए देखिए, मैं रॉड का लिख रहा हूं ना, अलग अलग सेंटर ऑफ मास दोनों का मिला के निकालने की जरूरत नहीं है। ये सुनो समझो, अलग अलग तक लिख सकते हो और कहीं भी लिख सकते हो। तो लिखता हूं ना, रॉड का लिखता हूं, पूरे सिस्टम में पार्ट वाइज लिखता हूं और कहीं भी लिख सकते हो। तो रॉड का एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2, याद है ना? अब प्लस इसका ना, ये क्या लिख रहा हूं मालूम है? ये समझो, टी एफ नेट बराबर m1 a1 cm प्लस m2 a2 cm प्लस m3 a3 cm, ऐसे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इस ईंट वाला लिख रहा हूं ना, m ओमेगा स्क्वायर और रेडियस तो इसका l है ना? है? आंसर आ गया देखो। अरे समझ में तुम लोगों? अरे मैं ईंट वाला लिखा, ईंट वाला तो पॉइंट मास है, वो कितने रेडियस में घूम रहा है, ओमेगा तो सेम ही है। तो m इंटू ए तो लिखा हूं, और कहा कि अलग अलग लिख लो और कहीं भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब इसको हमको तो लगता है कि किताब में बड़ा लंबा कर दिया यार, सब आएगा ही। ये वाला यहाँ पर लगा दे तो अच्छा, बीच में एक ठो कोई रिंग बांध दे, कहते हैं कि एम नॉट यहाँ पे बधा हुआ एक ठो रिंग भी है, तो बता सकते हो कितना फोर्स लगा रहा हूं ऐसे? रॉड का लिख लेना, रिंग का अलग लिख लेना, ईंट का अलग लिख लेना। समझ में आया क्या? है? ठीक है, बस इतना ही पढ़ाना था अभी इसमें। चलो क्वेश्चन लिखो तो जल्दी से। Find relation of क्वांटिटीज का नाम लिख लो, m l v ओमेगा थीटा a n t t r h this tension, frequency, time period, और ये है रेडियस r, h टेंशन t, v ओमेगा, ऐसे। और रिलेशन आपको इसका नाम है, जानना चाहिए आपको, कोनिकल पेंडुलम। तो जितना भी रिलेशन हो सकता है जल्दी से लिखो। तो ये भी, इसमें भी हम लोग F बराबर एम ए लगाएंगे। इसको मैं कह सकता था कि एक हैंगिंग मास है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है v स्पीड से, एल लेंथ के स्ट्रिंग से ना, जिसका सेमी एंगल थीटा है वर्टिकल से। कोनिकल पेंडुलम इसलिए इसका नाम है क्योंकि कोन फॉर्म करता है ना, इसका पूरा जो ट्रेस करता है रस्सी।
सफिशिएंट। देखो मैं आपको बता दूं कि गिरेगा तो नहीं ना यार, ये गिर जाएगा यार ये। ये वाला करें क्या? ये वाला नहीं गिरेगा। देखो तो यदि मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको घुमाते हैं, ये देखो ये फॉर ऑल टाइम टू कम ये घूमता रहेगा फॉर एवर के लिए। ये कौन बन रहा है और जानते हो ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और यदि इसका स्टडी करें ना तो इसका टेंशन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ लग रहा है। एक mg को बैलेंस किया है, अभी भी टेंशन सेंटर की तरफ है एक कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? तो ये देखो फ्री बॉडी डायग्राम, देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे mg और इधर t ना, सही है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना। अब नोटिस करो ध्यान से ना, कहीं पे भी जहां पे चीजों को सर्कुलर मोशन होगा, इससे पहले भी देख रहे थे आप, कोई सर्कुलर मोशन करता है ना, सर्कुलर मोशन करता है ना, सर्कुलर मोशन करता है तो पहले उसको प्लेन को लो, प्लेन को लो जिसमें सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो प्लेन को लेके पहले दूसरा वाला बैलेंस कर लो, कम से कम उसको बैलेंस करके आओ, क्योंकि एक प्लेन में मोशन कर रहा था वो। तो पहले काम करते हैं, बैलेंस करके उस प्लेन में आ जाते हैं। बताओ इसको तोड़ ले इधर t, और ये इसी को मैं बोल रहा था सेंटर की तरफ लग रहा है। इसी को कर रहा था कि कहीं भी रहेगा तो एक कंपोनेंट किसकी तरफ रहेगा, देखो किसकी तरफ रहेगा हमेशा, इसी को कह रहा था। तो कम से कम इसको बैलेंस तो कर लें, कम से कम उस प्लेन में तो आ जाए। तो t cos थीटा बराबर बताओ, ये समझ में आया? अच्छा, अब अनबैलेंस वाला बताओ, सेंटर की तरफ फोर्स बताओ, t sin थीटा, सेंटर की तरफ फोर्स कितना है, t sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन हमेशा कितना होता है, v स्क्वायर बाई आर। अच्छा है, मैं क्या भी लिख सकता था, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकता था, जस्ट डिवाइड इट। tan थीटा मास मास कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर बाई, जल्दी से लिख लीजिए। हम लोग को यही पढ़ना था। इसके बाद जितना रिलेशन है ना वो सब सिंपल सिंपल रिलेशन है, सब्स्टिट्यूट करना है, बस इन्हीं को हटा हटा के लिखना है। ये जो इक्वेशन है इसी में ये सब हटा हटा लिखते रहेंगे। अच्छा ये बताओ, यहां पर t की वैल्यू है mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, यहां पे t की वैल्यू है mg बाई कॉस थीटा, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे ना तो जानते हो t कितना मिलेगा, m अंडर रूट g स्क्वायर प्लस v टू द पावर 4 बाई जी आर स्क्वायर। कौन सा t सही है, सब सही है, पर डिपेंड करता है हम क्या दिए हैं क्या पूछे हैं, है ना। जैसे थीटा दिए होते तो ये सब ठीक है, अब थीटा दिए ही नहीं है, कोनिकल पेंडुलम में थीटा दिए ही नहीं है, कभी स्पीड हम आपको दे दे रहे हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलेशन दे देंगे, ये आंसर है तब टेंशन का, है ना। अच्छा टेंशन mg से कम है कि mg से ज्यादा है, mg से ज्यादा है, देखो यहाँ भी देखो mg से ज्यादा है,
mg बाई कॉस थीटा ना, तो नीचे कॉस थीटा 1 से कम होगा तो mg से ज्यादा हो जाएगा। एक ये है। दूसरा, यदि हम लोग v की जगह ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, v की जगह ओमेगा रखो ना, तो जानते हो क्या हो जाएगा ये? सही है। अच्छा ये देखो, टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई बाई ओमेगा है टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 1/t होता है, मतलब ओमेगा बाई। ये सारा रिलेशन सब्स्टिट्यूट करने के लिए लिख रहा हूं। बताओ जल्दी से, फ्रीक्वेंसी यदि n कहा जाए तो ओमेगा कितना हुआ? जल्दी बताओ। 2 पाई n है। तो ये देखो फिर से आगे और बढ़ गया, इसी के आगे और बढ़ गया। ओमेगा की जगह रख लेते हैं इसको 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर r बाई g। अब सोचो थीटा बराबर tan इनवर्स दिस मच। अब ये कितना डरावना है ये। यदि आदमी ध्यान न दे तो सोचेगा कि तो नहीं, अब तो बाद में करेंगे, क्योंकि फेमिलियर तो लोग इससे होते हैं बस। भाई v को हटा लो ना, v की जगह ओमेगा की तरह कुछ रख लो, टाइम पीरियड की तरह रख लो। हम ये मैं तो कहूँगा कि बल्कि ये जो एक्सेलरेशन ने कहा, ये देखो एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे a भी तो रख सकते हो। रखते ही नहीं है, बच्चे डर जाते हैं। a भी रख सकते हैं, a बाई जी, tan थीटा a बाई जी। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन हम ये करें कि थीटा, यही क्यों, जहाँ पे r है, यदि l और थीटा दिया है तो r हटा लो ना, यहाँ पे ये r है, ये r है। बताओ r बराबर कितना लिखूं? बताओ r बराबर l साइन थीटा, हाँ, और h बराबर बताओ l कॉस थीटा। कितने एक्सप्रेशन आ रहे हैं। यही नहीं, इन दोनों का एक्सप्रेशन देखो मिलाकर, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर। मतलब मैं r को ऐसे भी हटा सकता हूँ, r बराबर अंडर रूट l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ऐसे भी हटा सकता हूँ। और यही नहीं, एक एक्सप्रेशन और देखो ध्यान से। यदि मैं इसको ऐसे मिटा दूं, मैं तो ऐसे लिखा था कि सारा का रिलेशन बताओ। ये देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या आपको बताया था? कहा था कि tan थीटा बराबर, बताया था कि ओमेगा स्क्वायर r बाई जी ना, यही बताया था। अब देखो तो जरा फोकस करो, tan थीटा बराबर r बाई एच भी तो है, हैं? tan थीटा बराबर वो तो आया ही है, साथ में r बाई एच भी तो है। तो लिख देता हूँ tan थीटा बराबर r बाई एच। ये देखो r r कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना है बताओ? जी बाई एच। तो ओमेगा बराबर बताओ, ओमेगा बराबर, मैं तो कहता हूँ कि ये मामूली रिजल्ट नहीं आया, बल्कि कहा जाएगा टाइम पीरियड कितना है, तो 2 पाई बाई ओमेगा होता है। इसका मतलब 2 पाई अंडर रूट h बाई जी होता है। L बाई जी की तरह आ गया, देखो 2 पाई अंडर रूट L बाई जी की तरह 2 पाई अंडर रूट h बाई जी आ गया। अब इमेजिन जरा करो तो क्वेश्चन ऐसे कहा जाए, न मास दूं, न L दूं, न ओमेगा दूं, न थीटा दूं, कुछ नहीं दूं, टेंशन वेंशन कुछ नहीं, बस ये कह दूं कि एक कोनिकल पेंडुलम घूम रहा है जिसके सर्कुलर पाथ का सेंटर h बिलो फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। कितना? बस इतना ही दूंगा, h दूंगा बस। अगर तुम्हारा टाइम पीरियड बताइए, तो इतना काफी है। लेकिन यदि हम ना जानते रहे तो बड़ा दिक्कत है तब तो, क्योंकि इतना सारा लिखने के बाद लास्ट में देखिए खोदा पहाड़ निकली चूहिया, एंड 2 पाई अंडर रूट h बाई जी वैल्यू आ रहा है। और एक और चीज है, ये ऑसिलेशन नहीं है। ऑसिलेशन किसी का मालूम है? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, रिट्रेस करना, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, इसे ऑसिलेशन कहते हैं। इसे ऑसिलेशन नहीं कहते हैं, ये पीछे थोड़ी जा रहा है यार, आगे पीछे करना होता है ऐसे ऐसे।
इमेजिन कर पा रहे? सो कोनिकल पेंडुलम भले उसका टाइम पीरियड होता है पर वो ऑसिलेशन नहीं होता। क्लियर? तो जितने भी रिलेशन है सब लिखे जा सकते हैं, किसी भी टर्म में आप लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करो, तो क्वेश्चन लिखो। Three cars A, B and C. Three cars A, B and C. ये वाला नहीं करवाए होंगे ना? वो कॉन्वेक्स ब्रिज, कॉनकेव ब्रिज और इस पे 3 cars A, B and C of equal mass. 3 cars A, B and C of equal mass are running with same speed. Three cars A, B and C of equal mass are running with same speed on convex, straight and concave bridge. Convex, straight and concave bridge. Then which the following order of normal reaction on car by bridge, not road. Then which the following order of normal reaction on car by bridge is right? NA greater than NB greater than NC, NA less than NB less than NC, NA equals to NB equals to NC. None of these. जल्दी करिए, आपके पास 1 मिनट टाइम है। बहुत है, देखो बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं था ना इसमें, सभी लोग देखेंगे ना। ये देखो, एक तो मैं कार ये बना दे रहा हूँ, ये वाला ये बना रहा हूँ और एक ये बना रहा हूँ। ध्यान से सुनना ना, और इसको कहीं पे भी यूज करने की कोशिश करना। देखो इधर एक कार है जो इस पे जा रही है और मास सेम है, सेम स्पीड से जा रही है। कॉन्वेक्स ब्रिज है, ऐसे स्ट्रेट ब्रिज है और कॉनकेव ब्रिज है ना। v स्पीड से जा रही है। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ना अभी भी NLM चल रहा है। ये देखो नीचे mg, और क्योंकि कार A है तो इसको नाम दे देता हूं NA। और जिस तरह का कॉन्वेक्सिटी बनाया गया है तो उसके अनुसार तो कुछ ऐसा ही फोटो में लग रहा है ना। सेंटर ऐसे का तो सेंटर इधर ही होगा। जल्दी से बताओ, ये mg ज्यादा है कि Na ज्यादा है कि दोनों बराबर? हमेशा सेंटर की तरफ फोर्स ज्यादा होता है, तभी नेट फोर्स सेंटर की तरफ होगा, एक्सेलरेट करेगा।
जल्दी से बताओ, सेंटर की तरफ नेट फोर्स बताओ, देख के जल्दी बताओ। सेंटर की तरफ mg माइनस na बराबर मास इंटू रेडियस, अपने से r मान लेते हैं ना, जानते हो na कितना आएगा, na आएगा, na को इधर कर लो, इसको इधर कर लो, mg माइनस, सही है। अच्छा ये देखो, एक कार यहां जा रही है, स्ट्रेट है, नीचे mg है और ऊपर nb है। याद करो यहाँ पे तो बैलेंस ही करते हैं हम लोग, तो nb बराबर mg लिख सकते हैं। लेकिन एक और सुनो ध्यान से, मैं इस रोड को सही में कर्व मान लेता हूँ ऐसे, कितने रेडियस का, इनफाइनाइट रेडियस का, सेंटर नीचे मान लेता हूँ। अच्छा कोई ऊपर भी मान सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर मान लीजिए ना, लिखता हूँ mg माइनस nb बराबर मास इंटू वी स्क्वायर बाई इनफाइनाइट ना। अभी भी कितना आया, तो हम लोग ऐसे जो सोचे थे वो भी ठीक था, लेकिन मैं जानबूझ के कह दिया कि दुनिया कोई भी स्ट्रेट लाइन भी कर्वेचर का एक हिस्सा होता है, कर्वेचर का हिस्सा होता है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इनफाइनाइट। ऐसे मान सकते हो कहीं पे भी, हालांकि कोई जरूरत नहीं था कि ऐसे ही माना जाए। एक गाड़ी यहाँ जा रही है, यहाँ, और नीचे है mg और इधर है nc ना, तो इसका सेंटर तो इधर ही मानोगे ना। अच्छा कई तो भागे भागे क्लास में से आते हैं, जानते क्या कहते हैं, सर हमको ये नहीं समझा, कभी उधर कभी इधर, कैसे बनाते हैं यार। अब ये बताओ, अब ऐसे है तो क्या इधर सेंटर बना दूं, अरे ऐसे कर्वेचर है तो ऊपर नहीं बनाऊंगा यार, ऐसे भाई जैसे कर्वेचर ऐसे है तो ऊपर नहीं बनाओगे। अब जल्दी से बताओ, nc ज्यादा है कि mg ज्यादा है, कैसे मालूम, सेंटर की तरफ ज्यादा होता है। जल्दी से नेट फोर्स सेंटर की तरफ बताओ, nc माइनस नेट फोर्स है बराबर मास इंटू, इसको r डैश भी मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। बताओ nc कितना, mg प्लस, आपको पता है इस क्वेश्चन में भले ही एनसीईआरटी में या कहीं भी किताबों में सेम स्पीड कह देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दोनों का कॉनकेव और कॉन्वेक्स का सेम कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, बस कॉन्वेक्स रहे कॉनकेव रहे और कितने भी स्पीड से जाएं, मास बस सेम रहे, ऑर्डर यही रहेगा नॉर्मल का। पता है कैसे, देखो इस वाले में mg से थोड़ा कम है, देखो दिख रहा है, और इस वाले में mg के बराबर है, और इस वाले में mg से थोड़ा, तो v कुछ भी रहे ज्यादा ही होगा ये, मतलब ये स्पीड सेम देना कोई जरूरी, रेडियस सेम देना कोई जरूरी, ऑर्डर ये मास सेम होना चाहिए बस, नहीं तो ये गड़बड़ा जाएगा ना mg वाला, तो मास बराबर कर देंगे, ऑर्डर यही रहेगा। कौन सा सही बताओ, क्या ये समझ में आया। और सुनो, जो रियल लाइफ में ब्रिज, छोटा ब्रिज होता है तो ऐसे होता है, छोटा ब्रिज होता है तो ऐसे होता है, और ज्यादा लंबा ब्रिज होता है तो देखे होगे थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, दूर तक ऐसे स्ट्रेट बनाते हैं, फिर नीचे उतार देते हैं। कभी तुम हैंगिंग टाइप का ऐसे नहीं देखे होगे, इसका रीजन जानते हो, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ना अपना फिक्स होता है, ब्रिज का अपना स्ट्रेंथ जो होता है, लेकिन जब ऐसा बनाएंगे ना तो ये इसका नॉर्मल बढ़ जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है टूटने की, क्योंकि अच्छा इंडिया में तो जरूर टूटेगा, क्योंकि अलाउड लोड लिखा रहेगा 100 टन, तो 500 टन लेके जाएंगे सर, एक तो यहाँ पर डाल लेते हैं, और यदि अलाउड स्पीड भी होता है लिखा रहेगा 90 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे देखते हैं, अच्छा 90, 120, 150 लेके भागेंगे सर, तो ये और बढ़ जाएगा, है ना, तो ब्रिज का अपना स्ट्रेंथ होगा, टूट जाएगी। आपको पता है यदि आप यहाँ पे और तेज लेके भागें तो ब्रिज और सेफ हो जाएगा। देखिए यदि आप
ब्रिज तो नहीं टूटेगा, यहाँ से उड़ के आप जरूर टूट जाएंगे इधर, अंतिम उड़ान होगी, चढ़ान होगी वो। तेरी आप ज्यादा स्पीड से जाएंगे ना यहाँ पर। तो इस बहुत पॉपुलर क्वेश्चन ये है कि बताइए सेफ स्पीड इस कॉन्वेक्स ब्रिज पर कितना, सेफ स्पीड इस कॉनकेव ब्रिज पर, कॉन्वेक्स ब्रिज पर सेफ स्पीड कितना। ये वाला क्यों नहीं बनाया जाता, समझ में आ गया आप लोगों को? ये वाला बना होता है उसको सेव करने के लिए। जल्दी से बताओ, कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम स्पीड ताकि कांटेक्ट न छोड़े, सेफ स्पीड की लिमिट बताओ, ये भी एक क्वेश्चन होता है, और मिनिमम स्पीड बताओ ताकि जाके उड़ जाए, कांटेक्ट छोड़ दे। सबका आंसर सेम है। जल्दी से बताओ क्या किया जाए, वैल्यू बताओ। लिखो लिखो, मैक्सिमम सेफ स्पीड टू क्रॉस विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट। लिखो लिखो सेफ स्पीड, यहां पे लिखो सेफ स्पीड टू क्रॉस द ब्रिज विदाउट लीविंग कॉन्टैक्ट फ्रॉम रोड, फ्रॉम ब्रिज। सेफ स्पीड, सेफ मैक्सिमम स्पीड ना, सेफ, अच्छा सेफ का मतलब वही मैक्सिमम ही होगा। सेफ मैक्सिमम स्पीड टू क्रॉस द ब्रिज विदाउट लीविंग कॉन्टैक्ट। बताइए, बस लिखिए बराबर कितना है। लिमिटिंग केस में क्या करोगे जानते हो, n को 0 करोगे, पता है इसको क्या करोगे, तो जल्दी से बताओ v कितना आएगा, अंडर रूट आर जी यहाँ पर। तो ये मैक्सिमम अंडर रूट आर जी से जा सकते हैं। यदि अंडर रूट आर जी से ज्यादा से गए तो टॉप पे जाके उड़ जाएंगे आप, और यदि बहुत ज्यादा से गए तो पहले यही उड़ जाएंगे, इधर ही कहीं। मतलब अंडर रूट आर जी से थोड़ा सा ज्यादा तब तो टॉप पे उड़ोगे, थोड़ा और ज्यादा तो थोड़ा पहले उड़ जाओगे। समझ में आ रहा है ये बात? तो आप इतने से जाएंगे तो बल्कि नॉर्मल नहीं बढ़ेगा, बल्कि नॉर्मल और घटेगा, और इतने पे तो 0 हो जाएगा टॉप पर, देख लीजिए। अच्छा, यदि घर पे जाओ, एक स्फेरिकल कोई मम्मी जिस कढ़ाई में खाना बनाते कढ़ाई उल्टा कर लेना ऐसे, और ऊपर रख लेना कोई चीज, ऐसे मारना, ऐसे बताना है मिनिमम कितना स्पीड से मारे कि यहीं से उड़ जाओ विदाउट स्लीपिंग, बिना सरके हुए। ऐसे छोड़ दोगे तो सरक के गिरेगा वो, थोड़ा तेज मारोगे तो कम सरक के गिरेगा, थोड़ा और तेज मारोगे तो और कम सरकेगा। यहीं से इतना मिनिमम स्पीड दो, इतना कि बिना सर के उड़ जाए वहीं से। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? जानते हो कितना है? यही आंसर है, यही आंसर जो निकाले हैं। क्या करोगे पता है, फिर यही बनाओगे, यही लिखोगे, भी मानोगे, और एक्सप्रेशन भी यही लिखोगे। वो जो मार रहे थे, मारने के बाद भी ए वाला यही लिखोगे, और नॉर्मल को क्या कर दोगे 0, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट आर जी। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? एक और क्वेश्चन जरा लिखो तो ताक से, आप लोग क्वेश्चन लिखिए। A car is moving with constant speed. A car is moving with constant speed on ups and downs road as shown in figure. The car is moving with constant speed on ups and downs road as shown in figure. Then find order of normal force applied by road on car. Then find ups and downs, then find normal order of, then find order of normal force applied by road on car at position A, B and C. At position A, B and C. चलिए देखते हैं, पहले फोटो बना देते हैं, है ना। हाँ, ये है A,
ये है बी, ये है सी, और कार इस पे कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ठीक है, बताइए, चलिए बताइए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, कहाँ पे सबसे कम होगा, बीच वाला किस में होगा। जल्दी करिए, आपके पास टाइम है आधा मिनट। कम ऑन, डू इट फास्ट। अच्छा, जो पढ़ाया हूँ अभी जस्ट ताज़ा ताज़ा वही है, ये नोटिस करने वाला पॉइंट है कि जो अभी बताया हूँ वही है, बस थोड़ा सा फोटो में अलग है कि यहाँ पे एक कार है, वहाँ पे 3 कार दे दिया था। यहाँ पे पोजीशन 3 है, वहाँ पे 3 कार था। जल्दी करिए, कम ऑन। हुआ किसी का? चलो देखो, टाइम इज ओवर। चलो देखो तो फिर से वही, यदि इसके पास कांस्टेंट स्पीड v है, v ही है, कांस्टेंट स्पीड है, तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। कर देते हैं, नीचे mg है और इधर na है ना इस पोजीशन पर। तो बताओ जल्दी से, mg ज़्यादा कि na ज़्यादा कि दोनों बराबर? आपको याद होगा कि सेंटर की तरफ हमेशा फोर्स ज़्यादा होता है, तो mg ज़्यादा है। देखो सेंटर की तरफ है ये, na तो आउटवर्ड है, तो सेंटर की तरफ। सो mg माइनस na बराबर मास इंटू नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर ना, RA। तो na की वैल्यू कितनी होगी? mg माइनस mv स्क्वायर बाई RA, सही है। अच्छा यहाँ देखो, फिर से इसका सेंटर तो इधर होगा ना, अगेन नीचे mg, अप्स एंड डाउन्स रोड है। ये देखो nb है, जल्दी से बताओ nb ज्यादा है कि mg ज्यादा है? तो देखो सेंटर तो यहाँ पे है, तो nb इधर है, सेंटर की तरफ ये अवे है, तो nb ज्यादा है, इस बार सेंटर की तरफ ज्यादा है। nb माइनस mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, v स्क्वायर बाई RB ना। तो nb बराबर कितना हो गया? mg प्लस mv स्क्वायर बाई RB, राइट। अच्छा यहाँ पे देखो, देखो रेडियस कम है, नीचे mg है और इधर nc है। फिर से अगेन mg ज्यादा कि nc ज्यादा? तो सेंटर तो इधर है, तो mg ज्यादा, तो mg माइनस nc बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर RC। तो nc इज इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बाई RC, सही है। अब देखो ये भी mg से थोड़ा कम है, नॉर्मल देखो यहाँ पर, नॉर्मल mg से थोड़ा कम है, mg में थोड़ा कम है, mg में थोड़ा ज्यादा है, mg में थोड़ा कम है, तो कम से कम nb तो सबसे ज्यादा हुआ, ये तो तय हो गया, समझो। मतलब यहां पर ज्यादा तो है, ये तो तय हो गया, सबसे ज्यादा यहीं पे है। लेकिन इन दोनों में देखो ऑर्डर, तो दोनों में mg में थोड़ा कम है, नॉर्मल mg से थोड़ा कम है। अब जरा देखो तो RA रेडियस ज्यादा है और यहाँ पे रेडियस कम है ना, तो रेडियस ज्यादा है तो ये कम है, और ये कम है तो ये ज्यादा है, माइनस देखो, आई देखो RC कम है तो ये ज्यादा है, और ये ज्यादा है तो ज्यादा कम हो गया, तो इसलिए ये कम है, समझो। मैं ये कर रहा हूं कि mg में से ज्यादा घट गया, क्योंकि RC कम है ना, देखो RC कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो ज्यादा घट जाएगा इसमें से, और ज्यादा घट जाएगा तो कम हो जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर हो गया, nb तो सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद ये है na है, और फिर उसके बाद nc है। हमें लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे, दिस इज ऑर्डर,
एन बी ग्रेटर दैन एन ए ग्रेटर दैन एन सी, है ना। तो हमको लग रहा है कि पूरा क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जल्दी से एक क्वेश्चन लिखो फाइनली, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। चलो क्वेश्चन लिखो, अ कार ऑफ मास 800 kg, राइट डाउन अ कार ऑफ मास, ये घर से करके लेके आना ना, ठीक है, अगले क्लास में करेंगे। अ कार ऑफ मास 800 kg, अ कार ऑफ मास 800 kg, a car of mass 800 kg, car of mass 800 kg is running with constant speed 54 kilometer per hour. A car of mass 800 kg is running with constant speed 54 kilometer per hour on a circular track, on a circular track of radius, on a circular track of radius 100 meter, on a circular track of radius 100 meter. Then find पहला पार्ट लिखो, एक्सेलरेशन ऑफ कार, पहला पार्ट लिखो, एक्सेलरेशन ऑफ कार, एक्सेलरेशन ऑफ कार। दूसरा पार्ट लिखो, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन कार, दूसरा पार्ट लिखो, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन कार। तीसरा पार्ट लिखो, फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पॉसिबल बिटवीन टायर्स ऑफ कार एंड रोड या ट्रैक, जो भी सर्कुलर ट्रैक है या रोड, जो भी कह लो। फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पॉसिबल बिटवीन टायर्स ऑफ कार एंड ट्रैक या रोड। नेक्स्ट लिखो, अगला लिखो, फाइंड नेट फोर्स अप्लाइड बाय रोड ऑन कार, find net force applied by road on car, find net force applied by road on car। अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो, find angle of string, find angle of string, find angle of string, find angle of string with vertical, find angle of string with vertical of hanging toy from ceiling of car, find angle of string with vertical of hanging toy from ceiling of the car, from ceiling of the car। और नेक्स्ट लिखो, which tires inner or outer experience more normal reaction, which tires inner or outer experience more normal reaction by road, which tires experience more normal reaction
विच टायर्स इनर और आउटर, इनर और आउटर एक्सपीरियंस मोर नॉर्मल रिएक्शन बाई रोड। नेक्स्ट लिखो, लास्ट लिखो, लास्ट। If car starts speeding up at constant rate 2 meter per second square, if car starts speeding up at rate 2 meter per second square, if car starts speeding up at rate 2 meter per second square, then find acceleration of car at this moment. If car starts speeding up at rate 2 meter per second square, then find acceleration of car at this moment. चलिए, तो इसको ट्राई करिएगा। साइंस यही है कि आप सोचें। जब आप अपने से सोचते हैं, देखो आना नहीं आना साइंस नहीं होता है, सोचना साइंस होता है। तो आप इसको सोचिएगा, ट्राई करिएगा, तभी सीखेंगे। मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ जो थोड़ा बहुत इधर उधर करके और फोकस रह के भी आईटी निकाल लेते हैं, लेकिन वो साइंस के लिए बने नहीं होते। आईटी में जाने वाले लोगों की भी बात मैं कर रहा हूँ, आप समझो। भले ही उनका परिवार अच्छा हो, इधर उधर सब कुछ हो, अपना किसी तरीके से इंस्पिरेशन के तौर पे अपना जी खा लिए, कर लिए, अपना आईटी निकाल लिए, लेकिन वो साइंस नहीं है। साइंस तो यही है कि आप इसको ट्राई करें, अपने से सोचें डिटेल में, और हम आपको बताएं तो आप उसको रिलेट करें कि आप क्या सोच रहे थे और क्या हो रहा है। इतना फोकस, इतना इन्वॉल्व हो जाएं। चलिए अगले क्लास में इसको देखेंगे। थैंक यू सो मच।